दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि एमआई और केकेआर के बीच 31 मार्च को शाम 7:30 से वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में इस मैच से जुड़ी पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, ठीक, और एक जो लास्ट के जो है हम 5 टी20 मुकाबले खेलेंगे उनका रिकॉर्ड, ठीक है, ताकि आपको ये पता चल सके कि ओवरऑल रिकॉर्ड में क्या सिचुएशन है और जो लास्ट के जो 5 टी20 मुकाबले यहाँ खेले गए हैं इस ग्राउंड में, उस समय टीमों का क्या प्रदर्शन रहा है। ठीक है, करंट का रिकॉर्ड अगर आपको जानकारी रहेगी तो आपको बहुत आसानी होगी टीम बनाने में। ठीक, फिर बात करेंगे इन जो लास्ट के जो 5 टी20 मुकाबले खेले गए हैं इनमें टोटल कितने विकेट लिए हैं, स्पिनर ने कितने विकेट लिए हैं, पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, ठीक है, यानी कि किस इनिंग में बॉलर्स ने कितने विकेट लिए हैं। उसके बाद बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की, और उसके बाद मैं आपको दो वेन्यू मैच बताऊंगा। ठीक, ये जो इस ग्राउंड पर लास्ट 2024 में खेले गए हैं आईपीएल के ये मुकाबले हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं और हमें किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी है। और उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, ठीक है, कौन से प्लेयर की क्या फॉर्म चल रही है और कौन सा प्लेयर किस नंबर पर बल्लेबाजी करने आता है। ठीक, अब बात करेंगे सबसे पहले हम पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है बल्लेबाजी के लिए इस विकेट पर अच्छी कंडीशन रहती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर औसतन आपको 170 प्लस का स्कोर देखने को मिल जाता है। कुछ ही ऐसे मुकाबले होते हैं जहाँ पर टीमें 155 या 160 के राउंड वाला मुकाबला कम रहता है, वरना यहाँ 180 प्लस समथिंग समथिंग का टोटल रहता है। ठीक है, बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में अच्छी कंडीशन रहते हैं। आप टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों प्रकार के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। टीम अभी बताऊंगा किस प्रकार से आपको टीम बना के चलनी है, लेकिन हाँ, आपके लिए इस वाले मुकाबले में मिडिल ऑर्डर प्लस टॉप ऑर्डर के प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों इनिंग्स में, ठीक है ना। अगर बात करें हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बॉलिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर बॉलिंग में पेसर को थोड़ा सा ज़्यादा विकेट मिलते हैं, स्पिनर भी विकेट लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो 1 से 2 विकेट या किसी कोई मुकाबला ऐसा होगा जहाँ पर वो 3 विकेट लेंगे, ठीक है। औसतन वरना 1-2 विकेट ही रहता है पेसर को, लेकिन फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो विकेट मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ औसतन ये मान के चलिए 5 से लेकर 7 विकेट गिरते हैं औसतन, ठीक। तो आप इस प्रकार से बॉलों का सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी चुनता है तो आप समझ जाना है कि इसका मतलब है कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, ठीक है ना। अब बाद में बल्लेबाजी के लिए उतनी अच्छी कंडीशन नहीं रहेंगी। उसके बाद टीम तो क्या क्या करेगी वक्त के साथ, ये तो फिर वक्त ही बताता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो देखिए अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 118 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 54 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 64 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है, 170 रन का। अगर 118 मुकाबलों में 170 रन एवरेज स्कोर है तो आप समझ सकते हैं कि बल्लेबाजी के लिए निश्चित तौर पर अच्छी कंडीशन रहती हैं। फर्स्ट इनिंग में जिस टीम ने बल्लेबाजी के 54 मैच और सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम 64 बार यहाँ मुकाबला जीत रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई बैटिंग सेकंड करना कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं। लेकिन हमको ये भी ध्यान देना पड़ता है कि 54 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है, यानी कि जो टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर जो इस ग्राउंड पर लास्ट के जो 5 टी20 मुकाबले खेले गए हैं उनकी बात करें तो लास्ट के जो 5 टी20 मुकाबले खेले गए हैं उनमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 5 में से 3 बार बैटिंग फर्स्ट और 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है तो बहुत मुकाबला काफ़ी टाइट रहेगा। कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, जो अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीतेगी, ठीक है। कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी इसमें कई फैक्टर रहते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि दोनों टीमों की फॉर्म क्या चल रही है, ठीक है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, ठीक ठीक है, और बॉलर्स किस फॉर्म में है, अपोजिशन के बैट्समैन किस फॉर्म में है, ठीक है, और फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजों को किस प्रकार से मदद मिलती है, ठीक है, यानी कि पेसर को विकेट ज़्यादा मिलते हैं, स्पिनर को विकेट ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यानपूर्वक आपको देखनी पड़ती है। और पावर प्ले में यहाँ औसतन कितने विकेट गिरते हैं तो उसके अकॉर्डिंग पर आपको सोचना पड़ता है कि हाँ यार ये मुकाबला इस प्रकार का भी हो सकता है, ठीक है, इसमें ये कंडीशन है और ये अपोजिशन का बैट्समैन है, ये अपोजिशन के बॉलर हैं और बल्लेबाज की फॉर्म ये है तो मुझे इसके साथ जाना चाहिए, इसके साथ नहीं जाना चाहिए, या अगर टीमें अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो वहाँ पर आपको सहायता मिलती है, ठीक है। तो बात करें इन 5 मुकाबलों की तो देखिए इन 5 मुकाबलों में टोटल 64 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 36 विकेट तो वहीं सेकंड इनिंग में 28 विकेट गिरे हैं, ठीक है।
तो 64 विकेट में से फर्स्ट इनिंग में 36 और सेकंड इनिंग में 28 विकेट गिरे हैं। तो कहीं न कहीं हम इसको देखें तो ये कह सकते हैं कि हाँ, औसतन फर्स्ट इनिंग में कुछ ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं। जहाँ पर फर्स्ट इनिंग में पेसर लेते हैं 26 विकेट, स्पिनर को महज़ 9 विकेट मिलते हैं। सेकंड इनिंग में पेसर को मिलते हैं 20 विकेट, तो स्पिनर को महज़ 8 विकेट मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, फर्स्ट इनिंग में पेसर 26 विकेट और सेकंड इनिंग में भी पेसर 20 विकेट ले रहा है। तो कहीं न कहीं हमारे लिए फर्स्ट इनिंग में और सेकंड इनिंग में पेसर इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन हाँ, फर्स्ट इनिंग में पेसर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। स्पिनर 1 से 2 विकेट औसतन मैच में लेते हैं, ठीक है। तो आप किसी मैच में स्पिनर को आप रेगुलर स्पिनर को भी पिक करके चल सकते हैं, किसी मैच में आप ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ये विकल्प खुला रहेगा। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो देखिए यहाँ पर लगभग सभी प्रकार के मुकाबले होते हैं, हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग। अगर लास्ट की मुकाबलों को ध्यान में रखकर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 170 का प्लस का स्कोर तो बनना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे वेन्यू मैचेस की, तो यहाँ पर एक-एक पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये सबसे पहले मैं इन 2 वेन्यू मैचेस लेकर आया हूँ, एक ये और इस 60 ये। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों मैचों में कॉमन फैक्टर क्या है। देखिए इस वाले मुकाबले को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर एलएसजी ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 214 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं? 6। एमआई 196 रन बना सकी और विकेट कितने गिरे हैं? 6। ठीक, मैंने आपको पहले भी बोला कि यहाँ पर 5 से लेकर 7 विकेट औसतन पर इनिंग गिरते हैं, ठीक है। तो 6-6 विकेट यहाँ भी गिरे हुए हैं। और अगर मैं बात करूँ इस वाले मुकाबले की, तो देखिए 214 रन अगर एलएसजी ने बनाए तो एमआई भी 196 रन तक पहुँच गई है। यानी कि अगर जो टीम चेज़ करेगी, अगर वो टीम हारेगी भी, तो हार का अंतर बहुत ज़्यादा 50-60 रन का नहीं होगा, ठीक है। किसी मैच में 10 तो किसी मैच में 20 हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का रहेगा और किसी मैच में टीमें यहाँ चेज़ भी कर लेती हैं। तो आप जब टीम बनाएँगे तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। और बल्लेबाज जहाँ दूसरी इनिंग में भी टीम 200 के करीब पहुँच जा रही है स्कोर चेज़ करते हुए, तो आप समझ सकते हैं कि सेकंड इनिंग में भी बल्लेबाज कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब वो कौन से नंबर के बल्लेबाज हो सकते हैं, क्या हो सकता है, वो मैं अभी जब टीम बनाऊँगा तो उस समय समझाऊँगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पर दोनों प्रकार के मुकाबले होंगे, जहाँ पर टीम चेज़ भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। अगर नहीं करेगी तो काफ़ी कम रन से हारेगी, अंतर से हारेगी, ठीक है। पावर प्ले में 2 विकेट यहाँ गिर रहे हैं, पावर प्ले में 0 विकेट यहाँ गिर रहा है। अगर मैं बात करूँ दूसरे वाले मैच की, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट इनिंग में देखिए एक एसआरएच 173 रन बनाए, विकेट कितने गिरे? 8। एमआई ने आसानी से उसको चेज़ कर लिया है 3 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले में 1 विकेट, पावर प्ले में 3 विकेट। औसतन अगर मैं बात करूँ तो पावर प्ले में यहाँ पर 1 से 2 विकेट गिरने की संभावना निश्चित तौर पर रहेगी, चाहे फर्स्ट इनिंग है ये हो या सेकंड इनिंग, 1 से लेकर 2 विकेट, ठीक है। और अब जो दूसरी बात है वो ये है कि यहाँ पर स्कोर बना है 170 रन वाला और यहाँ पर बना है 214 रन वाला। यानी कि यहाँ पर लगभग ये मान के चलिए हाई स्कोरिंग यहाँ 200 प्लस भी बन सकता है, वरना यहाँ टीमें 170 175 के अराउंड भी टीमें सिमट सकती है, मतलब उतना ही स्कोर कर सकती हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 170 180 के स्कोर को ध्यान में रखकर हम टीम बनाएं और यहाँ पर एक हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले को लेते हैं, तो इसके बेस पर अगर हम टीम बनाएं इस वाले मुकाबले को, जहाँ पर टीम ने 214 रन बनाए, लेकिन ध्यान दीजिएगा 214 रन इस वाले मुकाबले मैच ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा आपको अकॉर्डिंग सेट करके चलना होगा, ठीक है। तो मैं औसतन ये मान के चल रहा हूँ कि टीम 180 के समथिंग या उससे ज़्यादा स्कोर बनाए, तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैं दूसरा वाला मुकाबला होगा तो तब उस कंडीशन में किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं वो भी बताऊँगा। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट इनिंग में 214 रन बने हैं, सेकंड इनिंग वाली टीम भी 196 करीब मतलब 200 के करीब पहुंच गई है। यानी कि टोटली मिलाकर यह है कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। पावर प्ले में 1 से 2 विकेट गिर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखें। तो सबसे पहले 2 कंडीशन होंगी, या तो एमआई बैटिंग फर्स्ट करेगी या केकेआर बैटिंग फर्स्ट करेगी। हम ये मान के चलते हैं कि अगर केकेआर की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चलेंगे, उसके बाद बताऊँगा एमआई की टीम के बारे में, ठीक है। तो अगर केकेआर बैटिंग फर्स्ट करेगी, हमको पता है बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, टॉप ऑर्डर और साथ में 5 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर सकता है। तो सबसे पहले बात होगी कि केकेआर की तरफ से ओपनर आता कौन है। तो केकेआर की तरफ से पिछले वाले मुकाबले में मोइन अली आए थे, ठीक है, और क्विंटन डिकॉक। अगर मैं इन दोनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूँ, मोइन अली हों, अगर ये नहीं खेलेंगे तो फिर सुनील नरेन खेलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मोइन अली हो, सुनील नरेन हो, ठीक है, दोनों थोड़ा सा अंतर है तो है, गेंदबाजी का अलग अलग रहता है, लेकिन इनकी फॉर्म की बात करें मोइन अली की, तो बल्लेबाजी से उन्होंने अब तक कोई खास प्रदर्शन किया नहीं है। हाँ, ऑलराउंडर भूमिका में ये रहते हैं और स्पिनर को इस पिच से बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, तो ये हमारे लिए कितने उपयोगी होंगे ये थोड़ा सा कहना
टफ है और हिट और मिस टाइप प्लेयर है, तो थोड़ा अगर सिलेक्शन करेंगे तो ध्यानपूर्वक कीजिएगा। क्विंटन डिकॉक की बात करें तो इनका पिछले ही नॉक ज़बरदस्त थी, मैंने आपको बताया भी था कि क्विंटन डिकॉक इस वाले मुकाबले में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और उन्होंने 97 का स्कोर किया है, ठीक है। और जब मैं बता रहा हूँ, इससे पहले इनका फॉर्म उतना कोई खास नहीं था, एक नॉक इन्होंने अच्छी खेली है, ठीक है। पिच बल्लेबाजी के लिए ठीक है, ऐसी बात नहीं है, तो किसी मैच में पिक तो किसी मैच में ड्रॉप निश्चित तौर पर करना। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे हमको अजिंक्य रहाणे। करंट की फॉर्म 18-56-18, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है। टच प्लेयर है, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, इंपोर्टेंट पिक इस वाले मैच में रह सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर बात करेंगे हम अंगिक्रिस रघुवंशी की। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर देखिए, एक हमारे पास इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर भी बल्लेबाजी अच्छी खासी कर लेते हैं, ठीक है। ये हों या वेंकटेश अय्यर, इन दोनों में से एक प्लेयर को पिक करके आप चलिएगा। दोनों समान लगभग एक ही टाइप की बल्लेबाजी करते हैं। वेंकटेश अय्यर लेकिन थोड़ा सा हार्ड हिटिंग ज़रूर करते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे हमको रिंकू सिंह। रिंकू सिंह करंट की फॉर्म उतनी कोई खास इनकी चल नहीं रही है, अगर रिस्क लेंगे तो किसी मैच में आउट करके जरूर आउट इनको ड्रॉप कर सके चल सकते हैं। आंद्रे रसल नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, ठीक है। अगर हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला हो, नंबर 7 का बल्लेबाज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, जबकि आंद्रे रसल आजकल गेंदबाजी नहीं करा रहे हैं, तो इनको उस सिचुएशन पर लेना। अगर आपने हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला बनाया जहाँ पर आपने ये सोचा कि हाँ टीम 200 बना लेगी या 180 बना लेगी, तब वहाँ पर टॉप 6 में से क्या ऐसे प्रदर्शन बैट्समैन हैं जो इस स्कोर को पार कर सकते हैं या वो वहाँ पर तक टिके रहेंगे, तो उस कंडीशन में तो आप चाहें तो इनको आंद्रे रसल को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। और जब आपको लगेगा कि भाई मेरे को इस वाले मैच में मैं सोच रहा हूँ कि 170 के अराउंड तक टीम है, क्योंकि यहाँ पर पावर प्ले में विकेट गिर रहे हैं और इनकी बैटिंग लाइन अब उतनी स्ट्रांग नहीं है कोलकाता की, तो तब आप आंद्रे रसल को पिक जरूर कीजिएगा। यानी कि पिक और ड्रॉप करने का कोई रीज़न होना चाहिए कि हाँ मैं इस टीम को इस प्रकार से बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसलिए बनाऊंगा ये टीम, ठीक है। क्योंकि रैंक 1 पर तो एक ही टीम आएगी, आपको टीम का कॉम्बिनेशन, तो अगर आप 2-4 टीमें बना रहे हैं तो आपको कॉम्बिनेशन तो अलग अलग सोच के बनाना ही पड़ेगा। नंबर 8 पर मिलेंगे हमको रमनदीप सिंह। तो इनकी बल्लेबाजी तो पिछले वाले मैच में आई नहीं थी, नंबर 8 का प्लेयर तो मैं कम से कम अपनी टीम में नहीं रखूँगा, ठीक है। और प्रदर्शन भी इनका कोई खास है नहीं। अगर मैं बात करूँ गेंदबाजी की, तो देखिए यहाँ पर क्या है, सेकेंड इनिंग में 6 विकेट गिर रहे हैं, पेसर 3 विकेट, स्पिनर 3 विकेट गिर रहे हैं। मैंने आपको बोला भी कि पेसर कभी किसी सेकेंड इनिंग हो, फर्स्ट इनिंग हो, कभी 3 कभी 4 विकेट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हर्षित राणा, करंट की फॉर्म देखिए अच्छी फॉर्म है इनकी, तो एक अच्छी पिक बन सकते हैं। स्पेसर जॉनसन पिछले मैच में 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है। हर्षित राणा हो, स्पेसर जॉनसन हो, पेस के लिए जहाँ पर मदद होगी, दोनों अच्छे गेंदबाज हैं, तो अलग अलग टीमों में इन दोनों को ट्राई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 11 पर मिलेंगे वैभव अरोरा, राइट आर्म मीडियम फास्ट, इनका भी प्रदर्शन अच्छा है। एक इम्पैक्ट और एक रिस्की पिक के तौर पर आप वैभव अरोरा को पिक करके चल सकते हैं अगर रिस्क लेंगे तो। वरुण चक्रवर्ती की बात करूँ, इम्पैक्ट प्लेयर रहते हैं, हर मैच में लगभग 1 से 2 विकेट लेते हैं, ठीक है। स्पिनर के लिए बहुत अच्छी कंडीशन तो पिच पर उतनी अच्छी कंडीशन है नहीं, लेकिन हाँ अगर वरुण चक्रवर्ती मतलब लेवल का बॉलर हो तो एक मैच में आप इनको खिला सकते हैं, लेकिन एक मैच में इनको आप ड्रॉप करके जरूर चलिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। अब आती है दूसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए कि एमआई की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी, हमको पता है भाई बल्लेबाज के लिए यहाँ पर अच्छी कंडीशन है, ठीक है। उसके बेस पर हम क्या करेंगे, टीम बनाते वक्त तो आप चीज़ को क्लियर कर दूँ, किसी मैच में आप टॉप 3 में से केवल एक को पिक करके चलना और किसी मैच में टॉप 3 में से 2 को पिक करना, ठीक है। जहाँ पर आप टॉप 3 1 2 3 में से 2 को पिक करेंगे, तो वहाँ पर को आप क्या कर सकते हैं, 5 और 6 नंबर के प्लेयर पर भी फोकस करना, और जहाँ पर 1 2 टॉप 3 में से केवल एक को पिक करेंगे, वहाँ पर हमारे लिए 4 नंबर और 6 नंबर के जो प्लेयर हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। अलग अलग कॉम्बो पैक। अब एमआई की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो हमको पता होना चाहिए कि एमआई की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन। दोनों की फॉर्म की बात करूं तो दोनों ज़बरदस्त प्लेयर तो हैं, लेकिन करंट की फॉर्म थोड़ा सा दोनों की ही, रोहित शर्मा के पिछले 2 मैचेस तो कोई खास गए नहीं है, ठीक है। और रियान रिकल्टन की बात करूं तो इनका करंट का फॉर्म उतना कोई खास नहीं चल रहा है। ये दोनों प्लेयर ज़बरदस्त हैं, जिस दिन चलेंगे तो गेमबाज थोड़ा सा दिक्कत में आ सकते हैं। तो रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप इनको ड्रॉप करो, ड्रॉप तो आप निश्चित तौर पर कीजिएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन करंट की फॉर्म को भी पर भी थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा और अपोजिशन के बॉलर को भी ध्यान में रखना। वहाँ भी हर्षित राणा, वैभव अरोरा, स्पेसर जॉनसन, एक ठीक बॉलिंग अटैक उनके पास निश्चित तौर पर है, और साथ में वरुण चक्रवर्ती, ठीक है ना।
तो इस बात को ध्यान में रख कर ही आप इन दोनों में से एक को पिक करना। तिलक वर्मा नंबर 3 पर आते हैं, एक ट्रस्टेड बल्लेबाज हैं, ठीक है, प्रदर्शन हमेशा इनका टॉप क्लास रहता है, ठीक है, तो एक अच्छी पिक इस वाले मैच में बन सकते हैं। नंबर 4 पर मिलेंगे सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव मुंबई की पिच पर ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं, इनकी फॉर्म भी अच्छी है, तो इम्पोर्टेंट पिक निश्चित तौर पर बनेंगे। और रॉबिन मिंज विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, ठीक है, नए नए बल्लेबाज हैं, थोड़ा अभी इनको उतना कॉन्फिडेंस है नहीं, तो रिस्क लेंगे तभी रिस्क लेना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। नंबर 6 पे मिलेंगे आपको हार्दिक पांड्या, पेसर को पिच से मदद है। यहाँ पर क्या है कि नंबर 5 और नंबर 6 का बल्लेबाज भी अच्छा स्कोर करता है, तो हार्दिक पांड्या एक इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ये पिछले वाले मुकाबले में 11 रन प्लस 2 विकेट लिखना भूल गया, मैं आपको क्लियर कर दूँ यहीं पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर 11 रन बनाए इनने, साथ में 2 विकेट भी लिए थे, ठीक है। और उससे पहले 28-0, 28-1 और 45-1, तो करंट का फॉर्म इनका अच्छा है। उसके बाद बात करेंगे हम नमन धीर की, तो नमन धीर एक अच्छे प्लेयर है, ठीक है, नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आते हैं। नमन धीर को तभी आप मौका देना जब आपको लगेगा कि भाई मुंबई का टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर सकता है, ठीक है, उसके बाद ही आपको नमन धीर को मौका देकर चलना होगा। मिचेल सैंटनर, ठीक है, स्पिनर है, किसी भी विकेट पर किसी भी पिच पर विकेट लेने की इनके पास क्षमता है, लेकिन इन पिछले 2 मैच से इन्होंने कोई विकेट नहीं लिया है, और मुंबई की विकेट पर बहुत ज़्यादा स्पिनर को पिच से मदद नहीं है, ठीक है, तो रिस्क लेंगे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। दीपक चहर 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है, तो ये इनका फॉर्म है, तो ये उतने इफेक्टिव वहीं पर होते हैं जहाँ पर पिच पे स्विंग होती है, ठीक है, अगर स्विंग होगी तो निश्चित तौर पर दीपक चहर विकेट लेंगे, नहीं होगी तो नहीं लेंगे। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट की बात करूं, ये एक इम्पोर्टेंट पिक बन सकते हैं इस वाले मैच में। मुजीबुर रहमान 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, तो ये इनका करंट का फॉर्म थोड़ा सा बेकार चल रहा है, स्पिनर को पीछे बहुत ज़्यादा मदद नहीं है। उसके बाद सत्यनारायण राजू राइट आर्म फास्ट 2 विकेट 1 विकेट 0-0, ये इनका करंट का फॉर्म है, रिस्क लेंगे तो इम्पैक्ट बतौर इम्पैक्ट प्लेयर ये टीम में रहेंगे, ठीक है। तो ये थी, अगर टीम में बैटिंग फर्स्ट करेंगी तब हम किस प्रकार से टीमें बनाकर चल सकते हैं। अब बात आती है बैटिंग सेकंड करेगी टीमें, तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसको आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, ठीक है। हमको पता है कि भाई यहाँ पर टीम चेज कर भी सकती है, और अगर नहीं कर पाई तो काफ़ी कम रन से मुकाबला हारेगी, तो उस कंडीशन में पावर प्ले में यहाँ पर 0 विकेट गिर रहा है, ठीक है, यानी कि टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी अच्छी होने की संभावना है, बशर्ते यहाँ पर देखिए किया हुआ है स्कोर, और तो इस कंडीशन को ध्यान में रखकर और 6 विकेट के नुकसान को अगर ध्यान में रखें, तो हम क्या करेंगे, किसी मैच में टॉप 2 अगर दोनों की फॉर्म अच्छी है तो तब दोनों को पिक करके चल सकते हैं, वरना आप क्या करना, 1 नंबर 3 नंबर 5 या 6 नंबर के प्लेयर में से एक को पिक करके चल सकते हैं, या आप क्या करना 1 2 3 में से केवल एक को, फिर 5 और 6 या 7 में से एक को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करना, प्लेयर की फॉर्म क्या चल रही है, ठीक है, और यहाँ पर इस नंबर तक बल्लेबाजी की हुई है और इस नंबर के प्लेयर ने इतना स्कोर किया है, तो मे बी आप 6 नंबर के प्लेयर को भी टारगेट में रखकर चल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा टोटली कहने का मतलब है, अलग अलग कंडीशन के बेस पर। अब बात आती है बॉलिंग फर्स्ट की, तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, पेसर 3 विकेट, स्पिनर को 3 विकेट मिल रहे हैं, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, किसी मैच में एक पेसर और स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है, वरना एक पेसर ऑलराउंडर और एक स्पिन ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन। सेकेंड इनिंग बॉलिंग की बात करूँ, एक पेसर और एक स्पिनर के साथ यहाँ भी जा सकते हैं, ठीक है, पर स्पिनर को बहुत ज़्यादा पीछे मदद नहीं है, थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं, वरना एक पेसर और एक पेसर ऑलराउंडर से भी काम चल सकता है, ठीक है। बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो बेटर अपॉर्चुनिटी मेरे को लगता है कि आप बल्लेबाज, चाहे तो आप 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के प्लेयर को भी आप कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, चाहे बैटिंग फर्स्ट करे टीम या बैटिंग सेकंड, ठीक है। तो ये रही। अब बात आती है टीम, अगर इस प्रकार के भी मुकाबले होते हैं जहाँ पर टीमें 170 के स्कोर बना पाती हैं, तो उस वाले मुकाबले में जब आपको लगेगा कि ऐसा हो सकता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करना, टॉप 3 में से 1 2 3 में से बॉलर और बैट्समैन को की फॉर्म को ध्यान में रखकर टॉप 3 में से किसी वाले एक मैच में आप टॉप 3 में से एक, उसके बाद 4 नंबर और 6 नंबर, यानी कि टोटली 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर के प्लेयर को ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में हमको पता है पावर प्ले में यहाँ 3 विकेट गिरे हैं भाई साहब, ठीक है, और स्काई ने 4 नंबर पर और तिलक वर्मा ने 5 नंबर पर स्कोर किया है, तो यानी कि उस कंडीशन में सेकेंड इनिंग में भी बल्लेबाजी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में भी टॉप 3 1 2 3 में से केवल एक को पिक कर सकते हैं, उसके बाद 5 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। 6 7 8 पर तो फिर ऑलराउंडर ही आ जाते हैं, ठीक है। और बॉलिंग फर्स्ट में देखिए
देखिए यहाँ पर पेसर ने 5 विकेट, स्पिनर ने 3 विकेट लिए हैं, ठीक है। तो ऐसे वाले मुकाबले में आप ये मान के चलेंगे कि हाँ, टीमें अगर 170 स्कोर कर रही है तो पेसर भी और साथ में स्पिनर भी विकेट ले रहा है। तो इस कंडीशन में आप एक पेसर ऑलराउंडर या 2 पेसर और 1 स्पिनर के साथ जा सकते हैं, या 1 पेसर, 1 रेगुलर स्पिनर और 1 ऑलराउंडर पेसर के साथ भी जा सकते हैं। सेकंड इनिंग में बॉलिंग में देखिए पेसर 3 विकेट, स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 1 पेसर तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है। और साथ में अगर ऑलराउंडर पेसर या ऑलराउंडर स्पिनर हमारी टीम में हो तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। बात आती है कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी। तो ऐसे वाले मुकाबले में लगेगा तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी उसके आप एक पेसर को वाइस कैप्टेंसी दे सकते हैं, या कैप्टेंसी देंगे तो ऐसे बैट्समैन को देना, जो बॉलर को देना, जो ऑलराउंडर को देना, मतलब जो फर्स्ट इनिंग में पेसर गेंदबाजी करे और सेकंड इनिंग में 4, 5 या 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने आ जाए, जैसे हार्दिक पांड्या, ठीक है। तो इस तरीके का प्लेयर एक उपयुक्त कैप्टन रह सकता है, ठीक है। और बल्लेबाजी के लिए आप चाहें तो सेकेंड इनिंग से भी आप बल्लेबाजों को भी वाइस कैप्टेंसी ट्राई कर सकते हैं, या फर्स्ट इनिंग से वाइस कैप्टन तो सेकेंड इनिंग से क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टेंसी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कॉम्बो पैक बनाकर चलेगा। ये थी मैच से रिलेटेड जानकारियाँ आपके लिए। अब प्लेइंग 11 की बात करूँ तो मैं प्लेइंग 11 पहले भी आपको समझा चुका हूँ कि भाई केकेआर की प्लेइंग 11 में इस प्लेयर की फॉर्म ये चली है और ये प्लेयर इस नंबर पर बल्लेबाजी करने आता है, ठीक है ना। और रिंकू सिंह और आंद्रे रसल किस कंडीशन में आपको टीम में रखने हैं, ठीक है। रमनदीप सिंह का फॉर्म ये है और कितने इम्पैक्ट रहेंगे अगर ये ऊपर आगे बल्लेबाजी करने के लिए, तो अलग बात है। बॉलिंग सेक्शन में देखिए यहाँ पर हर्षित राणा की फॉर्म की बात बता चुका हूँ। स्पेसर जॉनसन, पेसर को पिच से मदद है लेकिन मतलब ठीक ठाक मदद है, फुली जो है बॉलर सपोर्टेड विकेट ये नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग और सामने के जो बल्लेबाज हैं उनकी फॉर्म को ध्यान में रखकर आप पेसर वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती हो, इनका सिलेक्शन कीजिएगा। उसके बाद मुंबई के प्लेइंग 11 की बात करें तो रोहित शर्मा हो, रियान रिकल्टन हो, ये दोनों की फॉर्म उतनी अच्छी इस समय है नहीं, ठीक है। और तिलक वर्मा लेकिन एक इम्पैक्ट फुल प्लेयर रहेंगे, कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी भी ट्राई कर सकते हैं। सूर्य कुमार यादव एक वाइस कैप्टेंसी का विकल्प रख सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की रहेंगे। रॉबिन मिंज एक इम्पैक्ट वाला प्लेयर हो सकता है, रिस्की पिक होगा ये प्लेयर, किसी न किसी मैच में अच्छा प्रदर्शन निश्चित तौर पर करेगा, क्योंकि अभी इंटरनेशनल लेवल के प्लेयरों के साथ खेला तो थोड़ा सा झिझक होती है बंदे को। और उसके बाद हार्दिक पांड्या है, ठीक है, करंट की फॉर्म लाजवाब है इनकी, ठीक। नमन धीर, एक मैच में नमन धीर को आप ट्राई करके रिस्क जो 2-4 टीमें अगर बना रहे हों तो जहाँ पर आपको लगेगा कि टीम इस कंडीशन में इस वाला मुकाबला हो सकता है तो तभी नमन धीर को मौका देना, वरना ड्रॉप करके चलिएगा। मिस्टर सेंटेनर की बात करूँ, ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी है, करंट पिछले 2 मैचों से कोई खास प्रदर्शन का रहा नहीं है, ठीक है। किसी मैच में ट्राई करेंगे तो करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। दीपक चहर, ठीक है, स्विंग होगी तो चलेंगे, नहीं तो इनको मार बहुत पड़ेगी। ट्रेंट बोल्ट इंपोर्टेंट पिक रहेंगे। मुजीबुर रहमान, ठीक है, एज ए स्पिनर मतलब एक ठीक ठाक चॉइस बन सकते हैं, ठीक है। सत्यनारायण राजू इम्पैक्ट के तौर पर इस वाले मैच में रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।